नमस्कार सभी लोगों को। मैं आपको इसमें क्रॉस थ्योरम समझाऊंगा और यूलर फार्मूला दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस थ्योरम में बेसिकली इसलिए क्रॉस थ्योरम किस लिए दिया गया है, टू आइडेंटिफाई कि गिवन ग्राफ इज आइदर प्लेनर और नॉन प्लेनर। कोई भी गिवन ग्राफ प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है उसको पता करने के लिए तो क्रॉस्की ने अपने ही दोनों ग्राफ को लिया हुआ है, जो आप प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे। एक K33 ग्राफ था और एक K5 ग्राफ था। तो अगर किसी भी ग्राफ के अंदर K33 एज ए सब ग्राफ है या K5 एज ए सब ग्राफ है तो ग्राफ आपका नॉन प्लेनर होगा, और नहीं है तो प्लेनर होगा। और उसके बाद देखिए आपका ये K33 जैसा आपको दिखता था कि कोई ज़रूरी नहीं कि देखने में वैसा ही लगे। अब ये K33 आपको देखने में ऐसा बताया गया था, क्योंकि 6 वर्टेक्स थे और एक हिस्से में 3 वर्टेक्स था, दूसरे हिस्से में भी 3 ही वर्टेक्स था, और इस हिस्से के सारे वर्टेक्स से दूसरे हिस्से के सारे वर्टेक्स पे एज ड्रॉन थे। ये K33 कहा गया था। अब मान लीजिए इसी ग्राफ में आपको K33 आइडेंटिफाई करना हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें पता करना पड़ेगा कि क्या इस 6 वर्टेक्स को आप दो हिस्से में बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। क्योंकि देखिए ए बी सी अगर ये है और इसको डी ई एफ मान लिया जाए तो ए बी सी के बीच में एजेस नहीं ड्रा है, इसी तरह डी ई एफ के बीच में एजेस ड्रा नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसके अंदर है कि नहीं है। अब जैसे एक और ग्राफ है K5 भी कल बताया गया था। K5 इसको बोलते हैं, और इसमें हर एक वर्टेक्स पे एज गया था, मतलब हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एजेस ड्रॉन थे। तो ये K5 आपका ग्राफ था। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी ग्राफ के अंदर ये एज ए सब ग्राफ है दोनों, या इसके होम्योमॉर्फिक ग्राफ है। जैसे होम्योमॉर्फिक का मतलब है कि इस ग्राफ का होम्योमॉर्फिक ग्राफ कौन हो सकता है। पहली चीज, जिसमें 6 वर्टेक्स हो। क्यों 6 वर्टेक्स? क्योंकि इसके अंदर भी 6 वर्टेक्स हैं। 9 एजेस होने चाहिए। 9 एजेस क्यों कह रहा है? क्योंकि इसके अंदर 9 एजेस हैं, और नंबर ऑफ वर्टिसेज आप सेम डिग्री दोनों में इक्वल होना चाहिए। जैसे इसमें सारे वर्टेक्स आपके 3 डिग्री के हैं, तो दूसरे भी जो होम्योमॉर्फिक ग्राफ इसका होगा उसमें भी 6 वर्टेक्स ही होंगे और 6 की डिग्री 3 होगी। अगर बाई द वे इसमें 2 वर्टेक्स की डिग्री 5 होती, जो ये ग्राफ दिया गया, इसमें अगर 2 वर्टेक्स की डिग्री 5 होती, बाकी सबकी 3 होती, तो इसके होम्योमॉर्फिक ग्राफ में भी 2 वर्टेक्स 5 डिग्री के रहते और बाकी सब 3 डिग्री के रहते हैं, क्योंकि होम्योमॉर्फिक में 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस होता है। तो इस वजह से ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही K5 के बारे में अगर आप देखें, अगर यह ग्राफ एज ए सब ग्राफ है किसी ग्राफ के अंदर, या फिर इसका होम्योमॉर्फिक ग्राफ भी एज ए सब ग्राफ है, तो वो गिवन ग्राफ आपका प्लेनर नहीं होगा। अब थोड़ा इजी एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ये ग्राफ बनाया और आपने एक दो दो वर्टेक्स और बना के 4 एज बना दिए, तो आप इसमें इजीली देख सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर K5 आपका एज ए सब ग्राफ है। तो K5 एज ए सब ग्राफ है तो ये नॉन प्लेनर ग्राफ हो गया। अगर नहीं होता, मान लीजिए कोई एक एज आप इसमें से रिमूव कर देते, जैसे यही एज मान लीजिए रिमूव कर देते, तो K5 इसके अंदर नहीं रहता, तो ये प्लेनर ग्राफ हो जाता। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, अगर मान लीजिए हमने यह एज एक बना दिया, तो अब ये K33 नहीं रह गया, ये अनदर ग्राफ हो गया, और ये ग्राफ आपका नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि इसके अंदर K33 एज ए सब ग्राफ है। जैसे इस एज को हटा के आप देखिए जो बचा हुआ ग्राफ है, इस ग्राफ का सब ग्राफ कहलाएगा। तो अगर किसी भी ग्राफ के अंदर K33 या K5 या दोनों में से कोई एक एज ए सब ग्राफ है, या उसका होम्योमॉर्फिक एज ए सब ग्राफ है, तो वो ग्राफ आपका नॉन प्लेनर होता है। तो क्रॉस्की थ्योरम जो है इसी पर्पज के लिए दिया गया था। बाकी प्लेनरिटी और नॉन प्लेनरिटी समझाने पता करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, उसका प्रूफ भी पूछा जाता है, वो है यूलर फार्मूला। तो यूलर फार्मूला बेसिकली देखिए, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफ लेके समझाया था कि वहाँ पे रीजन होते हैं
और ग्राफ है तो नंबर ऑफ वर्टिसेस भी होंगे, नंबर ऑफ एजेस भी होंगे। तो उन्हीं के बीच में इसने रिलेशन इस्टेब्लिश किया है कि अगर किसी ग्राफ के अंदर कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है जी, जिसके अंदर n वर्टिसेस हैं और e एजेस हैं और टोटल नंबर ऑफ रीजन r है, तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है r इक्वल टू ई माइनस एन प्लस टू, या उसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं n माइनस ई प्लस आर इक्वल टू टू। तो इसको प्रूफ भी करना रहता है। प्रूफ आप मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कर सकते हैं। और इसको ध्यान से देखिए, आप इनिशियल कंडीशन मतलब बेस स्टेप के लिए करेंगे तो बेस स्टेप में मान लीजिए कि उसमें नंबर ऑफ एजेस 0 हैं, मतलब सिंगल वर्टेक्स है केवल। ये ग्राफ ऐसा लिया जिसमें सिंगल वर्टेक्स है। अब सिंगल वर्टेक्स है तो रीजन क्या है, पूरा एक ही रीजन है। और उस जो एक प्लेन है, प्लेन में एक डॉट बना हुआ है, तो एक ही रीजन आपको दिखाई देगा। तो n इक्वल टू भी 1 है और रीजन इक्वल टू भी 1 है। तो इस इक्वेशन में आप ले जाके अगर वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करिए, e की वैल्यू 0 पुट करिए, r की वैल्यू 1 पुट करिए, तो 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 2 मिलेगा, मतलब वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से हाइपोथेटिकल स्टेप सपोज करेंगे कि मतलब n डैश ई डैश आर डैश के लिए भी ये ट्रू है, तो ट्रू अगर होगा तो n डैश माइनस ई डैश प्लस आर डैश इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब आप इंडक्टिव स्टेप यूज करेंगे जिसमें ये इक्वेशन यूज होगा बार बार। तो इंडक्टिव स्टेप में मतलब आप कई तरीके से उसको कर सकते हैं और सारा चीज़ किया गया है। जैसे मान लीजिए कि आप एक एज बढ़ा रहे हैं उसके अंदर, और वह एज बढ़ाने के कई तरीके होंगे। मान लीजिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ के किसी वर्टेक्स पे एक सेल्फ लूप भी बना सकते हैं। आप दो वर्टेक्स को मिला के भी बना सकते हैं। किसी एज के बीच में ही आप एक वर्टेक्स इंसर्ट करके कर सकते हैं। तो पहला जो केस है ये है। दूसरा केस आपका आप ये हो जाएगा, मतलब कनेक्ट करके। तीसरा केस ये हो जाएगा। तो इन्हीं तीनों केसों को यहाँ पे ऑल थ्री केसेस जो है डिस्कस किए गए हैं। पहला सेल्फ लूप लिया गया है। सेल्फ लूप अगर आप कहीं पे बनाएंगे किसी वर्टेक्स पे, तो आप खुद सोचिए, केवल रीजन एक बढ़ेगा और एज बढ़ेगा। ये रीजन बढ़ गया एक, और एक एज बढ़ गया ये वाला। तो ई डैश जो नया नंबर ऑफ एज हुआ वो ई डैश प्लस 1 हो गया, और जो आपका क्या कहते हैं रीजन है, रीजन की संख्या भी बढ़ के आर डैश प्लस 1 हो गई। अब आप यहाँ पे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर रखेंगे ये सारी वैल्यू, तो n की जगह पे तो वर्टेक्स तो बढ़ा नहीं है, n डैश ही है, और e की जगह पे ई डैश प्लस 1 कर दिया, क्योंकि एक एज आपने बढ़ाया था जो सेल्फ लूप, और रीजन की संख्या भी बढ़ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली n डैश माइनस ई डैश प्लस आर डैश के बराबर है, क्योंकि ये 1 इस 1 से कट जाएगा। तो 2 आया, मतलब यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही दूसरे तरीके से एज बढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं कि उसी तरीके बढ़ा सकते हैं, और भी तरीके हैं। तो बाई कनेक्टिंग टू डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, मतलब ये वाला तरीका, जैसे ये ग्राफ है, इस दोनों कनेक्ट कर दिया तो आपके पहले एक ही रीजन था यहाँ पे, अब एक रीजन और हो गया, एक रीजन और हो गया, और एक रीजन इंक्रीज कर गया। तो नंबर ऑफ एजेस भी बढ़ा, नंबर ऑफ एजेस बढ़ के ई डैश प्लस 1 हो गया, रीजन भी बढ़ के आर डैश प्लस 1 हो गया। अब इस इक्वेशन में ले जाके पुट करेंगे, यानी एन डैश था, एन डैश रखे, ई की जगह पे ई डैश प्लस 1 रखे, आर की जगह पे आर डैश प्लस 1 रखे। मेथड भले वही था, केस जो रिफ्लेक्शन आया वही सेम चीज आया। तो 1 1 कट जाएगा, एन डैश माइनस ई डैश प्लस आर डैश आएगा। इसकी वैल्यू 2 आप पहले ही सपोज की है हाइपोथेटिकल स्टेप में। तो यहाँ पे भी वेरीफाई हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप ग्राफ के किसी एज पे एक वर्टेक्स इंसर्ट कर दीजिए। तो वर्टेक्स जब इंसर्ट करेंगे तो एक एज अपने आप क्रिएट हो जाएगा। पहले एक ही एज था, अब क्या हुआ, एक एज इस पॉइंट के लेफ्ट में भी है, एक इस पॉइंट के राइट में भी है। तो एक एज इंक्रीज कर गया, लेकिन रीजन नहीं बढ़ा। एक आपका बढ़ा वर्टेक्स, एन डैश से एन डैश प्लस 1 हो गया, एज भी ई डैश से बढ़ के ई डैश प्लस 1 हो गया, रीजन रिमेन्स रहा। अब आप ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो आपको एन डैश प्लस 1 माइनस ई डैश प्लस 1 प्लस आर डैश, अगेन आपको वही हाइपोथेटिकल स्टेप की वैल्यू मिली जो कि 2 के बराबर है। तो इस तरह से जितने भी केसेस हैं उसमें वेरिफिकेशन हो गया, और इस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ हो गया।